नेक्स्ट हम लोग जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो ये जो यूनिट है यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले 3 साल के पेपर उठाकर देखेंगे तो हर साल 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये मत कहना कि इसी को पहले पढ़ा देते हैं, तो पता चल गया ना कि ये सब पहले नहीं पढ़ सकते थे इतना आसानी से जितना अभी हम लोगों को समझ में इजिली आ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 8 क्वेश्चंस इससे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप कोई भी पेपर उठाकर देख लो, जब मतलब अभी तो 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जब 45 क्वेश्चंस थे तब भी 7-8 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और इसमें आपको लिखना कुछ है नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है क्योंकि ज्यादातर थ्योरी ही है। ठीक है, तो उसको लिखवाना तो पॉसिबल है नहीं, तो फॉर्मूले बीच बीच में है थोड़े बहुत, तो वो लिख दिए गए। तो हम लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है और क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे तभी याद रख पाओगे। यहां पर ये नहीं कि हाँ समझेंगे नहीं ऐसे रट लेंगे, याद ही नहीं होगा। और याद भी कर लोगे तो उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे वो। तो आपको यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से समझना है। एक बार समझ लिया फिर वो अपने आप ही आपको याद रहेगा, बहुत ज्यादा आपको फिर उस पर नहीं कुछ करना पड़े। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो एनसीईआरटी में सीक्वेंस दिया गया है, हमारा सीक्वेंस कुछ उससे अलग है, लेकिन पढ़ना वही सब कुछ है। मतलब उससे बाहर कुछ नहीं जाना है, बट उसमें एक अलग सीक्वेंस दिया गया, हम थोड़ा सा कुछ अलग सीक्वेंस से यहाँ पर आपको करवा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये जो टॉपिक है, तो ये एक्चुअल में जो साइंटिस्ट थे हेनरी हर्ट्ज, ठीक है, जिनके नाम पे वो हर्ट्ज हम लोग फ्रीक्वेंसी की यूनिट लिखते हैं। तो उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जब लाइट वहां पर पड़ी तो वहां पर कुछ करंट में इंक्रीमेंट हुआ। तो इस चीज को उन्होंने अपने पेपर में मेंशन कर दिया कि यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिला, लेकिन उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। तो बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट थे विलियम हाल्वॉस, तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को पढ़ा उन्होंने और इस चीज पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे फिलिप लेनार्ड, उनके साथ मिलकर। तो इन दोनों लोगों ने इस चीज को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद फिर इन्होंने सारे उसके जो रिजल्ट्स वगैरह थे वो सब कुछ निकाले। ठीक है, मतलब उसके जो ग्राफ वगैरह थे, सारी चीजें वहां पर उन्होंने मतलब पूरा उसका ऑब्जर्वेशन किया और पूरा एक्सपेरिमेंटल स्टडी उन्होंने की। फिर बारी आई कि भाई जैसे बता तो दिया सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर करके कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर कहा कि अब भाई सब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, तो कहा भाई अब इसको एक्सप्लेन करो कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो जब एक्सप्लेनेशन करने की बारी आई तो वो कर नहीं पाए उसे, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो पूरा कर डाला लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो जैसे जब फिल्म में साइड हीरो काम नहीं करता है तो मेन हीरो आता है, ठीक है, तब आए आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने फिर उसे एक्सप्लेन किया पूरा, और उसमें जो पॉइंट्स उन्होंने बताए वो पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर समझने हैं। ठीक है, कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये किस बेसिस पर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या था, जो हाल्मॉस और लेनार्ड थे उन्होंने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी वेव नेचर के बेसिस पर। लेकिन जो लाइट है उसके दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो यहाँ पर वेव नेचर हो जाता है फेल। ठीक है, जैसे कुछ जगह पर वेव नेचर फेल होता है और कुछ जगह पर पार्टिकल नेचर। तो यहाँ पर वेव नेचर पूरी तरह से फेल हो जाता है, तो यहाँ पर आता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, अगर हम डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें अगर हम कोशिश करें पार्टिकल नेचर के बेसिस पर बताने की तो हम पूरी तरह से फेल हो जाएंगे, वहां पर वेव नेचर ही काम आएगा। तो लाइट के दोनों नेचर हैं, कोई एक पर्टिकुलर नेचर अभी तक कंफर्म नहीं है उसका। तो दोनों नेचर जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा ले लिया जाता है। तो आइंस्टाइन ने इसे किस नेचर, किस पर, पार्टिकल नेचर के बेसिस पर बताया। तो वो जो पार्टिकल नेचर है वो एक्चुअल में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ बेसिक फैक्ट आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बताए जा रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें आगे। तो इसलिए पहले हम इसे पढ़ लें एंड देन हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा ही लिखा हुआ है तो हम लोग बुकलेट से ही पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है सामने। According to Planck's theory, the light consists of small packets of energy called quanta, or photons. Energy of one photon is equal to h nu, that is equal to hc upon lambda. इन्होंने क्या बताया था कि जो लाइट है, अगर कोई भी लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है या उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है, मतलब लाइट जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको ये पता है, तो इन्होंने कहा कि उस लाइट को हम पार्टिकल नेचर की तरह अगर अज्यूम करते हैं तो उसमें वो जो एक पार्टिकल है वो क्या है, तो
तो उस पार्टिकल को हमने नाम क्या दिया, क्वांटा, या फिर इसको क्या कहा, फोटोन। ठीक है, एक पार्टिकल की बात हम कर रहे हैं, एक पार्टिकल को नाम उन्होंने दिया क्वांटा या फोटोन, और इसे क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं दिस इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब एक एनर्जी का पैकेट है वो, ऐसे समझ लो। तो जिसको हम यहाँ पर क्वांटा या फोटोन बोलेंगे। और एक फोटोन की जो एनर्जी होगी, अगर फ्रीक्वेंसी इतनी है या वेवलेंथ इतनी है, तो उस एनर्जी को हम लोग देंगे E इज इक्वल टू एच और या फिर hc अपान लैम्डा से। ठीक है, जहां h क्या है, इसको बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। वैसे तो देखो कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें कांस्टेंट्स की वैल्यू नॉर्मली दे देते हैं। ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट भी क्वेश्चन में जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें h की वैल्यू क्वेश्चन कर देते हैं। लेकिन ये जो h यहाँ पर है, इस वैल्यू को अगर कोशिश करके आप याद रख सको तो बेटर रहेगा। रीजन क्या हम बता देते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, मतलब अगर याद, वैसे क्वेश्चन करते करते कई बार याद ही हो जाता है ये वैल्यू, लेकिन अगर आपको याद है तो बेनिफिट क्या रहेगा, जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन दिया उसने, अब उसने आपको जूल सेकंड में वैल्यू दे दी, लेकिन आपको जरूरत पड़ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो या तो आप जूल सेकंड को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर पाओ, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल सेकंड में कन्वर्ट कर पाओ, और तब आप उसका यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर याद जरूरत है वो आप यूज कर लो। ठीक है, आपको डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर ये एक फोटान की एनर्जी हो गई। इस फोटान की एनर्जी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखो hc अपान लैम्डा है, तो ये जो hc की वैल्यू है इसको सॉल्व कर लिया जाता है, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पर एक रिजल्ट आता है, ये लिखा हुआ है साइड में, E इज इक्वल टू 12431 अपान लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक फोटान की एनर्जी को ही बता रहा है। लेकिन अगर ये रिजल्ट हमें याद है तो हमें ये सब कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे 12431, लेकिन आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि यहाँ वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में ही रखनी है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू EV है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जूल में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो E की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1.6 10⁻⁻⁹। तो ये ध्यान रखना। कुछ बुक्स में ये जो कांस्टेंट होता है 12431, तो जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा है, E इज इक्वल टू 12431 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, और ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कुछ जगह पर यही वैल्यू जो होती है वो आपको लिखी हुई मिलेगी 12375। ठीक है, डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये दोनों में से सही क्या है, दोनों ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अंतर है कि अगर आप E की वैल्यू, सॉरी ये H की वैल्यू 6.63 यूज करोगे, ठीक है, मतलब अगर आप H की वैल्यू क्या यूज करोगे, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, तो आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप H की वैल्यू यूज करोगे 6.6 इंटू 10⁻34, तो आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना अंतर है कि हम 6.6 यूज कर रहे हैं, या हम 6.63 यूज कर रहे हैं, या हम 6.6 यूज कर रहे हैं, तो ये आ जाता है। लेकिन यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये याद करो चाहे ये याद करो। ठीक है, दोनों से आंसर एक है आएगा। कुछ लोगों को तो कोई नहीं याद रहते हैं, तो वो क्या करते हैं 1 2 3 4 5 लिखकर भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में, और ये यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन 5 तक ही लिखना, 6 7 8 लिखते ना चले जाना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो अगर आप ये लिखकर सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आपका आ जाएगा। तो है क्या यहाँ पर कि इसमें ऐसा कोई बहुत माइन्यूट चेंज करके नहीं आंसर्स दिए जाते हैं कि बहुत पॉइंट में चेंज करके दे दिया आपको तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो लगभग सबसे अप्रोक्सीमेटली सेम ही आंसर निकलेगा। ठीक है, लगभग सेम निकलेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, तो हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कोशिश करें कि जो एग्जैक्ट है फिर वही याद रखें ना। ठीक है, तो 12431 का ही हम, फोटॉन की एनर्जी क्या है E, तो हम ये कह सकते हैं ना, एक मतलब इतनी एनर्जी में एक फोटॉन, तो टोटल एनर्जी कितनी है W, तो W एनर्जी में कितने फोटॉन, W डिवाइडेड बाय E, वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। और ये क्या बन गया, N बन गया, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साथ में हमें ये भी पता है कि जो पावर है वो वर्क अपॉन टाइम, मतलब टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम W की जगह पर क्या लिख सकते हैं, P इंटू टी। तो ये तो सब हमें बेसिक डेफिनेशन है उनसे पता है। मेन हमें यहाँ पर ये समझना था कि N इक्वल टू क्या है, अगर हम टोटल एनर्जी को एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड करते हैं, जैसे आपसे कह दिया गया ये टोटल एनर्जी इतनी और उसमें एक फोटॉन की एनर्जी इतनी है, तो आप क्या करें, टोटल एनर्जी को एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर टोटल कितने फोटॉन्स होंगे। तो वही यहाँ पर आपको बता दिया गया। तो N इक्वल टू W अपान, अब E को H न्यू लिखो, HC अपान लैम्डा लिखो,
या फिर ये आप यहाँ पर 1 2 4 3 1 अपान लैम्डा से सॉल्व करो, कैसे भी आपको बस ई सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर रखेंगे, यूनिट बस ध्यान रखना है, ऊपर जूल है तो नीचे भी जूल होगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यूनिट सेम होनी चाहिए। अब उसे एच न्यू लिखो, एच सी लैम्डा लिखो, एच सी अपान लैम्डा कुछ भी लिख सकते हैं, और डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, पीटी। तो ये हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, डायनेमिक मास ऑफ फोटॉन। डायनेमिक का मतलब गति से होता है, तो यहाँ पर ये टर्म क्यों यूज किया गया, सिर्फ क्यों नहीं लिखा गया मास ऑफ फोटॉन, क्योंकि जो रेस्ट मास होता है फोटॉन का वो होता है 0। मतलब रेस्ट की कंडीशन में फोटॉन का एक तरह से कोई मास नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से एनर्जी का पैकेट है, तो वहां पर उसका डायनेमिक मास ही रहेगा, रेस्ट मास नहीं। तो कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज ऑलवेज 0 एंड इट इज अ चार्जलेस पार्टिकल। तो ये तो हमें पता ही है कि फोटॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। आल्सो फोटॉन एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस दे फॉल। तो ये तो अभी पीछे हम पढ़ ही रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि फोटॉन जिस सरफेस पर गिरेंगे उस पर एक प्रेशर जनरेट करेंगे। इसका डायनेमिक मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे जो पीछे हमने पढ़ा, E इक्वल टू mc स्क्वायर इक्वल टू hc अपान लैम्डा। दोनों को आप इक्वेट कर दो, मतलब mc स्क्वायर इक्वल टू hc अपान लैम्डा। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक c कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो m आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, h अपान c लैम्डा, यही आ जाएगा, m इक्वल टू h अपान c लैम्डा। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर मास, डायनेमिक मास ऑफ फोटॉन इसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये निकालने को आप कैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर आप इस इक्वेशन से m निकालोगे तो क्या नहीं आएगा, अब वो डिपेंड करता है, आपको एनर्जी दिया है, स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो तो भी वहां से मास आ जाएगा, लेकिन उसको वेवलेंथ के टर्म में यहाँ पर निकाल के बताया गया कि अगर लाइट की ये वेवलेंथ है तो उसमें जो फोटॉन होगा उसका डायनेमिक मास यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं मोमेंटम ऑफ फोटॉन। ये भी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था मोमेंटम, वहां पर हमने यू टर्म यूज किया था, यहाँ पर प्रॉपर ई यूज कर लिया गया। तो mc इज इक्वल टू ई अपॉन सी, तो मास और ये क्या है वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है मोमेंटम। तो यहाँ पर आप देखें p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू सी। अब आप यहाँ पर ई अपॉन सी भी लिख सकते हैं मोमेंटम को, तो वो तो भी पीछे हमने लिखा था ना भाई, जैसे यहाँ से आप देखो m इंटू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई अपॉन सी, एक सी नीचे ट्रांसफर कर दिया। बाकी E को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं एच न्यू, तो ये एच न्यू बाई सी हो जाएगा, या फिर E को आप लिख सकते हैं एच सी अपान लैम्डा, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा एच अपान लैम्डा। तो जैसी जरूरत है वैसा आप कन्वर्ट करके वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं थर्माइनिक एमिशन या एडिशन इफेक्ट। पहले जो है ये भी टॉपिक जो है था सिलेबस में बहुत पहले, मतलब लेकिन AIPMT में कभी नहीं था ये CPMT वगैरह में पूछे जाते थे इसके क्वेश्चन, डायोड वॉल्व एंड ट्रायोड वॉल्व। लेकिन डायोड वॉल्व ट्रायोड वॉल्व दोनों ही रिप्लेस हो चुके हैं, क्योंकि डायोड की जगह वॉल्व की जगह पर आ गया डायोड ट्रांजिस्टर मतलब सेमीकंडक्टर, और ट्रायोड वॉल्व की जगह पर आ गया सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। तो इसलिए उन दोनों को हटा दिया गया। तो ये हम लोग को पढ़ना नहीं, बस ऐसे पता होना चाहिए कि व्हाट इज थर्माइनिक एमिशन। थर्म का मतलब टेम्परेचर से होता है। ठीक है, मतलब अगर आप किसी भी मेटल सरफेस को हीट अप करते हैं, अगर आप उसको हीट अप करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो यही यहां पर कहलाता है थर्माइनिक एमिशन, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इसको हम थर्माइंस बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ मेटल इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स एमिट फ्रॉम इट्स सरफेस, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड थर्माइनिक एमिशन एंड द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट आर कॉल्ड थर्माइंस। ठीक है, उनको हम थर्माइंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया थर्माइनिक एमिशन। नेक्स्ट यहाँ पर है फील्ड एमिशन। जैसे आप यहाँ पर ऐसे आप इमेजिन करो कि यहाँ पे एक मेटल की सीट रखी गई, तो चूंकि ये मेटल सीट है तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को आप बढ़ा रहे हैं कैसे भी। ठीक है, तो अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उन पर एक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो पहले तो ये इलेक्ट्रिक बाहर निकलेंगे नहीं तुरंत, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन अगर वहां पर हैं तो जिस एटम से निकले हैं उसमें प्लस होगा ना, जिस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो वो एटम पॉजिटिव आयन बन जाएगा, तो वो आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही तो करेगा। तो पहले तो ये नहीं निकलेंगे बाहर, लेकिन अगर आप ये फील्ड बढ़ाते चले जाओ तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन आएगी जबकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बाहर निकल आएंगे।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, इसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड एमिशन। By applying a very strong electric field of the order of 10 to the power 8 volt per meter to a metal, electrons can be pulled out. Electrons को बाहर पुल किया जा सकता है of the metal as in a spark plug, जैसा स्पार्क प्लग में होता है। तो स्पार्क प्लग जैसे जो ये है ना, उसमें स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। ये जैसे आपने देखा होगा कभी इस तरीके का, ये ऐसे कुछ बना होता है, तो ये गैप बहुत ही कम रहता है, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे यहाँ पर रहता है। तो ये व्हीकल्स में जो बाइक वगैरह होती हैं, स्कूटर, इन सब में, सभी गाड़ियों में लगता है, क्योंकि जो पेट्रोल या डीजल होता है उसको बर्न करने के लिए इसी का यूज करते हैं। तो इसके बीच में स्पार्किंग होती और उसी से वो बर्न होता है। तो जैसे पहले जो है, बहुत पहले स्कूटर चलते थे, तो जिसके पास बजाज का स्कूटर रहा होगा तो बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट पता रहता है, ठीक है। क्योंकि वो इतना गंदा होता था, पता नहीं उनकी कौन सी टेक्नोलॉजी थी बजाज वालों की, कि उनके स्कूटर में ये जब चलो कुछ किलोमीटर जाओ फिर गंदा, फिर बैठ के साफ कर रहे हैं उसको निकाल के, तो उसमें रिंच विंच सब लेकर चलना पड़ता था साथ में। अच्छा, उनके स्कूटर की एक और खास बात, उसको झुकाना पड़ता था। मतलब पहले उसको झुकाओ, इधर साइड में ऐसे झुकाना पड़ता था, उल्टा साइड में, ठीक है, और उसके बाद वो स्टार्ट होता था। मतलब कहीं भी आप जाओ तो इंसर्ट तो होनी ही है, ठीक है। तो मतलब उसको लेकर जाना है, तो जैसे कहीं तुम सोचो कि हमारा फोकस बन जाए, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जहां तुमने सोचा वहां वो पक्का इंसल्ट कराता था, ठीक है, 100%। तो वो मतलब किसी के घर जाओ तो यही बस मन करता था, क्योंकि मैंने बहुत चलाया है, तो किसी के घर जाओ तो मन करता था भाई हमको छोड़ने ना आए, ठीक है, वरना मतलब बड़ी, मतलब जैसे वो झुकाओ ना तो दूसरे हंसने जरूर लगते थे क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही बड़ा अलग था। तो ये बजाज वालों में मतलब इतना वो बेकार था उसका ये कॉन्सेप्ट, कि उस पर तो जोक तक बने। एक बार जैसे एक जोक था, तो एक बार साइंटिस्ट ने रॉकेट बनाया, तो रॉकेट उन्होंने बना के बिल्कुल एकदम तैयार किया कि अब इसकी लॉन्चिंग है, ठीक है। अब वो अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी लगा डाले, वो चल ही नहीं रहा है, ठीक है, वो जा ही नहीं रहा। तो वहीं पर जैसे कुछ लोग देखने आते, तो उसी भीड़ में एक आदमी खड़ा हुआ था, उसने देखा उसको, उसने कहा हम चला सकते हैं। तो भाई कहा यार ये इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे, वो चला नहीं पर ये चला देंगे। कहा नहीं हम चला देंगे, 100% यकीन करो। तो कहा जब चल तो रहा नहीं है तो इसी की बात मान लेते। उसने कहा क्रेन मंगाओ, तो उसने क्रेन मंगवाया। कहा इसको वर्टिकल से 60 डिग्री घुमाओ, ठीक है, झुका दो इसको। कहा अब, कहा अब इसको वापस खड़ा करो, कहा अब चलाओ उड़ गया वो अब पत्रकार उसके पीछे लगे, भाई तुम्हें कैसे पता चला, क्या किया आपने उसमें, क्या ऐसा हुआ। कहा कुछ नहीं, इतना बड़ा बड़ा उस पर बजाज लिखा था बस वो देख कर हम जान गए कि ये कैसे उड़ेगा। तो ये तो बजाज की कहानी थी, बुलंद भारत की बुलंद आवाज हमारा बजाज, ठीक है। गाना ये चलाते थे वो, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पर। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यही हम लोगों को मेनली पढ़ना है। फोटो टर्म का मतलब होता है मतलब लाइट से। तो एक तरह से जो पीछे जो हमने एमिशन पढ़ा, तो ये टेम्परेचर की वजह से था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था, और ये लाइट की वजह से होगा। तो यही हमें मेन पढ़ना है कि लाइट मतलब लाइट या रेडिएशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, या इसी कॉन्सेप्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। तो देखते हैं एक बार यहां पर पढ़ के, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल प्लेट व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय लाइट और एनी अदर रेडिएशन ऑफ, यहां क्या लिखा हुआ है, सुइटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। इस टर्म का एक खास इंपॉर्टेंस है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसा नहीं जैसे हमने कि बस कोई भी यहां पर लाइट डाली और वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो गए, ये नहीं होगा। जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट पड़ेगी, तभी उस पर्टिकुलर मेटल से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, ठीक है। इज कॉल्ड यहां पर सुइटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट हमने अभी आपको बताया था। हेनरीज हर्ट्ज फर्स्ट ऑब्जर्व द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, Alvos confirmed the observation and is credited by the discovery of photo electron, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर है वर्क फंक्शन। तो पहले हम लोग समझते हैं इसे वर्क फंक्शन को। तो वर्क फंक्शन क्या है यहाँ पर पहले एक बार पढ़ते हैं। द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम, the minimum energy required for emission of an electron from metal is called the work function of that metal. Work function is a property of metal. हमने अभी क्या बताया था कि जैसे मेटल के अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन है तो फ्री, लेकिन वो जिस एटम से मतलब अलग हुआ है वो एटम उसमें है पॉजिटिव आयन के फॉर्म में, ठीक है। तो वो उसको अट्रैक्ट करके मतलब एक तरह से उसने उस मेटल में उसको बांध रखा है, अदरवाइज वो मेटल छोड़ के वैसे भाग लेता, ठीक है, क्योंकि वो तो वैसे फ्री था, लेकिन वो मेटल छोड़कर नहीं जाता, वो मेटल में ही फ्री रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें मिनिमम अमाउंट एनर्जी का चाहिए, ठीक, कि कितनी एनर्जी दें कि वो उसे बाहर खींच सके। जैसे कोई चीज अगर एक किसी अट्रैक्शन फोर्स से बंधी हुई है तो उसको अगर आपको बाहर निकालना है तो उस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा ना। तो एक तरह से उसको हम कितनी एनर्जी दें कि वो इतनी एनर्जी उसकी हो जाए कि वो उस सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाए। तो अगर हम किसी भी सरफेस की बात करते हैं तो यहां पर मान लिया अब जैसे जो भी सरफेसेस हैं, जो भी मेटल हैं, तो सारे मेटल एक जैसे तो होते नहीं, सारे मेटल अलग अलग टाइप के हैं, सबका जो भी वहां पर एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट करता है, डिफर करता है, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफर करते हैं। तो ऐसे मान लेते हैं कि ये एक कोई मेटल है, तो यहां पर हमने एक लाइट डाली, ठीक है। अब उस लाइट का जो फोटॉन था उसकी एनर्जी थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतनी एनर्जी थी। तो ये फोटॉन ही जाकर अपनी एनर्जी किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को। लेकिन हमने ये यहां पर डाला तो फोटॉन, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हुआ, ठीक है, हमें कुछ दिखा ही नहीं। तो हमने क्या किया यहां पर कि इसकी एनर्जी को बढ़ाया, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, ठीक है। तो अब 2.5 का डाला फोटॉन तो भी यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ यहां से, ठीक है, इस केस में भी कोई नहीं एमिट हुआ। फिर क्या हुआ, एनर्जी को और बढ़ाया गया। मान लिया जब 3.0 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब फोटॉन इसके ऊपर भेजा गया, ठीक है, तो यहां से तुरंत एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि हम 2 भेज रहे थे, 2.1 भेजो, 2.5 भेजो, कुछ भी भेजो नहीं निकल रहा था, लेकिन 3 पर जैसे ही 3 पहुंचता है वो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई ना, कि इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये देखा गया कि अगर हम 3 से थोड़ा सा कम कर लें, 2.9 कर लें, तो फिर नहीं एमिट हो रहा है। तो मतलब 3.0 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, या 3 से ज्यादा दे रहे हैं, 3.5 दे रहे हैं तब भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4.5 दे रहे हैं तब भी आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं तब भी आ रहा है। तो इसका मतलब 3 से कम दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा, और 3 से ज्यादा दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि इतनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर मेटल के लिए। और ये मेटल टू मेटल डिफर करेगा, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, मतलब कोई 3 थोड़े होगा, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, वो भी हम लोग समझ लेंगे आगे। तो ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जितनी एनर्जी कम से कम देने से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, उसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। उसको फाई से भी डिनोट कर देते हैं, फाई नॉट से भी डिनोट कर देते हैं, डब्ल्यू से भी डिनोट कर देते हैं, कोई ऐसा फिक्स सिंबल नहीं। तो बस आपको लिखना पड़ेगा दिस इज वर्क फंक्शन। तो हम लोग फाई सिंबल लेकर चलेंगे कि बार बार लिखना ना पड़े, दिस इज वर्क फंक्शन। समझ में आ गया। तो वर्क फंक्शन का मतलब कि एक मिनिमम अमाउंट एनर्जी का, जितनी एनर्जी उस मेटल को देने पर वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो ये है तो फोटॉन की एनर्जी ही, मतलब एक तरह मिनिमम एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड है। तो फोटॉन की एनर्जी को हमने अभी रिप्रेजेंट किया था किससे, एच न्यू से या एच सी अपान लैम्डा से। तो हम लोग इस वर्क फंक्शन का जनरल फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे एच न्यू, बस यहाँ सिंबल बदल देंगे, न्यू की जगह न्यू नॉट कर देंगे, और यहाँ पर हम एच सी अपान लैम्डा नॉट कर देंगे। तो आप यहाँ पर ऐसे सोचो कि ये जो फ्रीक्वेंसी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो हो जाएगी, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो फोटॉन की एनर्जी कम हो जाएगी, और फोटॉन की एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, ये इस पर्टिकुलर के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। मतलब अगर हम इसके ऊपर कोई भी फ्रीक्वेंसी डालेंगे, एनी फ्रीक्वेंसी, अगर उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू नॉट से कम होगी, अगर कोई भी जनरल फ्रीक्वेंसी, आपने कोई भी फ्रीक्वेंसी का इस पर फोटॉन डाला और वो फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट यानी कि इस फ्रीक्वेंसी से कम है, तो क्या कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, नहीं होगा। तो इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड से मतलब कट ऑफ,
ठीक है, कि अगर आप इस फ्रीक्वेंसी से कम डालेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों इनवर्स में रहते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी अगर इससे कम है तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर वेवलेंथ की बात करेंगे तो हम कहेंगे वेवलेंथ लैम्डा नॉट से अगर ज्यादा है तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप वेवलेंथ एक मिनिमम वेवलेंथ से जैसे ही वेवलेंथ आपने बढ़ाया तो मतलब आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी कम कर दी, और फ्रीक्वेंसी कम करने का मतलब फोटॉन की एनर्जी कम कर दी, और अब वो वहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस में फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे और इसको हम थ्रेशोल्ड वेव लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट समझ में आ गया ना आपको। यहां पर देख लेते हैं अब, ये वर्क फंक्शन हो गया, डेफिनेशन। ये यहां पर कुछ और पॉइंट है। एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एटसेट्रा शोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट। देखो दो लाइट बड़ी ही कॉमन जिनकी हम लोग बात करते रहते हैं, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा आपको हिंट दे दिया गया कि ये जो मेटल्स होते हैं वो विजिबल लाइट के लिए फोटो सेंसिटिव होते हैं, मतलब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। और ऐसे अल्ट्रावायलेट के लिए कौन कौन से होते हैं, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा आर सेंसिटिव ओनली टू अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, तो विजिबल वाले थोड़े से अपना अपना दिमाग में रखना, हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, बट विजिबल थोड़ा सा कॉमन है तो हम लोग इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, वर्क फंक्शन फॉर सम मेटल्स, जैसे आप देखो सीजियम का 2.14 है, पोटेशियम का, सोडियम का, सबका अलग अलग दिखाया गया। तो ये याद नहीं करना, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि देखो अलग अलग मेटल के जो फोटो यहाँ पर जो है वर्क फंक्शन वो अलग अलग होते हैं। आप चाहें तो बस इतना याद रख सकते हैं कि जो सीजियम है उसका सबसे कम होता है, तो जिसका सबसे कम होगा वर्क फंक्शन वो सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी जब जैसे ही इतनी एनर्जी का इसको फोटॉन मिलेगा इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब सीजियम सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। और अगर प्लेटिनम की बात करें तो उसका जो वर्क फंक्शन है वो मैक्सिमम है, मतलब उसको जब इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वहां पर फोटॉन मिलेगा तब जाकर वो कहीं इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है कौन, सीजियम। सीजियम शोज मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू लेस वर्क फंक्शन। ये हमने अभी आपको समझा ही दिया। एच न्यू नॉट या एस सी पान लैम्डा, न्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। The minimum frequency of radiation which can emit photoelectron from metal is called threshold or cutoff frequency, and corresponding wavelength is called threshold wavelength. If incident frequency nu less than nu naught, no photoelectric effect, या फिर lambda greater than lambda naught, no photoelectric effect। ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली थी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखते हैं आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो अगर हम मान लिया जैसे बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ा रहे होते तो हम पहले ये नहीं पढ़ाते, पहले हम आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी पूरी बताते कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट में निकाला था। फिर उसके बाद लिखा जाता कि आइंस्टीन ने उस वो जितने पॉइंट उन्होंने एक एक करके निकाले उनको कैसे एक्सप्लेन किया। लेकिन हम लोगों को वैसे तो लिखना नहीं कहीं, हम लोगों को तो कॉन्सेप्ट समझना है। तो हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि उन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हमने पढ़ ही लिया क्या होता है, तो कैसे वो हो उसको हम लोग समझ लें। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन पहले समझ लेंगे तो उनका जो वो एक्सपेरिमेंटल जो भी चीजें हैं वो स्टडी हम लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इस सीक्वेंस में चलेंगे कि पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और देन हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने जो निकाले थे रिजल्ट वो क्या थे। तो हमें बार बार चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, हमने ये पहले समझ लिया और उसके बाद जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी देखेंगे तो उसके ग्राफ व्राफ सब हमें उसका रीजन भी समझ में आता चलेगा। अगर हम पहले उसको कराते तो हम रीजन आपको समझा नहीं पाते। पहले हम क्या करते, सब बताते कि देखो ये ऐसा है या ऐसा है, फिर ये पढ़ाते, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने एक्सप्लेनेशन पहले रखा है एंड देन हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी पर आएंगे। तो आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इन्होंने जो जो चीजें बताई एक एक करके हम लोग उन पॉइंट्स को पढ़ना है और समझना है। In photoelectric effect, light does not behave as wave but as particle called photon। तो ये हमने पहले आपको बता दिया था, इन्होंने क्या बताया था कि लाइट का जो नेचर रहेगा जब आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करेंगे तो उसका नेचर कैसा रहेगा, पार्टिकल नेचर रहेगा, वेव नेचर नहीं रहेगा। डज नॉट बिहेव एज वेव बट एज पार्टिकल कॉल्ड
photons, तो इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया. Second, when a photon falls on a metal, it transfer whole of its energy to any one of the electron present in the metal. तो इन्होंने दूसरी बात क्या की कि जो फोटान है वो जब किसी सरफेस पर गिरेगा तो वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा सिर्फ और सिर्फ किसी एक को. ठीक है, मतलब यहां पर इसका क्या है कि जैसे अगर यहां पर ये सरफेस है और इस सरफेस पर कोई भी यहां पर मान लिया इलेक्ट्रॉन है, तो एक और इसका जो वर्क फंक्शन है, मतलब जो वर्क फंक्शन इसका है वो मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि यहां से इसको बाहर अगर जाना है तो इसको कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब ये बिल्कुल वैसे है जैसे टोल टैक्स होता है कि भैया यहाँ से इस गेट से बाहर जाना है तो इतना चुकाओ पहले, तो इस इलेक्ट्रॉन को कितना देना पड़ेगा, टोल टैक्स इसका कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना देना पड़ेगा. अब मान लिया जो फोटान यहाँ से आ रहा है उस फोटान के पास जो एनर्जी है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो आकर यहाँ पर अपनी एनर्जी इसको देगा. ठीक है, और ये यहाँ से एमिट हो जाएगा. ठीक, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी खर्च हो जाएगी. तो उन्होंने कहा कि ये जो फोटान आएगा वो अपनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा. मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया ये जो था इसके पास 8 होती, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और ये यहाँ था. ठीक है, तो यहाँ पर इसको टैक्स कितना चुकाना है, सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. तो इसने सोचा ये था और इसका पड़ोसी मित्र था, कहा चलो यार हमें मिल गई 8, 4 तुम ले लो, 4 हम दोनों लोग भाग चलते हैं यहाँ से. लेकिन ये पॉसिबल नहीं. मतलब यहाँ पर ये जो भी एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक को मिलेगी, चाहे जितनी उसके पास एनर्जी हो. ठीक है, ये अपनी एनर्जी किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता है. मतलब 8 मिले, 10 मिले, 12 मिले, मिलेगी वो एक ही इलेक्ट्रॉन को. एक बात तो ये हो गई. दूसरी चीज ये भी है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और यहां से निकलने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो कितनी थी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था, यहां से जो फोटान आ रहा था उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी थी. तो ये यहाँ पर आएगा, मतलब वो जो फोटान होगा अपनी एनर्जी एक को ही ट्रांसफर करेगा. तो बात हमने समझ ली कि 2 में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. ठीक है, अब यहाँ पर आई एनर्जी यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक फोटान आया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर मान लिया दूसरा फोटान फिर आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो एमिट नहीं हुआ, तो दूसरा फिर आ गया. तो हमारे दिमाग में आता है कि फिर 2 इसको पहले मिला था, 2 बाद में मिल गया, तो इसके पास टोटल कितना हो गया, 4. और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे होगा तो 3 खर्च करके एक इसके पास बचेगी और ये बाहर निकलेगा. लेकिन ये भी नहीं होगा. ठीक है, मतलब ये एनर्जी एडअप नहीं होगी. एक फोटान आएगा, अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कर पाया तो वो एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी. मतलब वो इसी मेटल में डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी हो जाएगी, फिर वो बेकार होगी. वो मतलब इसके टेम्परेचर को बढ़ा देगी बस, और कुछ नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि 2-3 इलेक्ट्रॉन, 2-3 फोटान आकर आपस में जुड़कर और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे. ये भी यहाँ पर कंडीशन नहीं होगी. तो बात समझ में आ गई. तो एक फोटान अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, और एट द टाइम वो अगर एमिट हो सकता है तो होगा, अदरवाइज वो एमिट नहीं होगा. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग. तो ये भी पॉइंट समझ में आ गया. अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं. अब पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड इन इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल. एक पार्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में यूज होगा, एंड रेस्ट इज गिवन टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी. अब आप देखो, जैसे मान लेते हैं ये जो फोटान था, इस फोटान के पास ज्यादा एनर्जी थी काफी. ठीक है, मान लेते हैं इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी. तो ये जब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा, इसको टैक्स कितना देना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खर्च कर देगा, और बाकी बची कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ ये जाएगा. तो ये एनर्जी इसको किस फॉर्म में मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. ठीक है, तो मतलब ये किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो वो एनर्जी हुई क्या, तो वो एनर्जी इसको ही मिलेगी, लेकिन किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. ठीक है,